हम लोग पढ़ चुके उत्पादन। हमने देखा उत्पादन हमारा किस तरह से होता है। जो उत्पादक होता है वो अपने लाभ को किस तरह से अधिकतम करने का प्रयास करता है। उसके लिए हम लोगों ने परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी पढ़ा और उसके बाद ऋज रेखाएँ भी पढ़े, उसका संतुलन भी पढ़ा और उसके बाद विस्तार पथ। इतना सब पढ़ा। उसके बाद भी एक टॉपिक उसमें रह जाता है, दीर्घकाल में उत्पादन फलन यानी पैमाने का प्रतिफल। पैमाने का प्रतिफल भी पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग लागत पढ़ रहे हैं। लागत क्या होती है तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो उत्पादन होता है, उत्पादन अपने आप तो नहीं होता है ना, और ना तो केवल हमारे प्रयास से ही होता है। उत्पादन के लिए 4 साधन चाहिए। भूमि, कोई बताएगा 4 साधन कौन कौन से? 3 ही हुए। भूमि, जल, श्रम, श्रम मेहनत एक ही बात तो है। जल कोई साधन थोड़ी है, जल तो एक संसाधन है, मतलब हमारे किसी साधन का एक पार्ट है। तो जो उत्पादन के 4 साधन हैं, अभी तुम लोगों को पढ़ाते कम से कम 1 हफ्ता तो हो ही गया प्रोडक्शन, और उसमें हर क्लास में शायद 2 बार तो एवरेज अगर निकाल लेंगे तो 2 बार हमें साधनों के नाम लिए, और अभी तुम लोगों को 4 उत्पादन के साधन याद नहीं हुए। तो उत्पादन के 4 साधन देख लो। भूमि आज याद हो जाना चाहिए, पूंजी, श्रम और ठीक। आप ये 3 तो मान लो याद कर ले रहे हो। इन तीनों को इकट्ठा कौन करता? यही तो करता है ना, उसी को भूल गए जो सब कुछ करता है। भूमि, भूमि में वो सब कुछ आता है जो प्रकृति ने हमें निःशुल्क दिया है ना। जैसे निःशुल्क क्या क्या मिला है? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, नदियाँ, सागर, बर्फ, आसमान, सब ये प्रकृति ने हमें निःशुल्क दिया है और ये सब भूमि के अंतर्गत आता है। दूसरा है पूंजी। पूंजी, भूमि में तो हम हो सकता है कि हमारी लागत ना लगे, हो सकता है सब निःशुल्क मिल जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका जो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किराया देते हैं। और जो पूंजी है यही हमारी सबसे मेन है। अगर पूंजी नहीं है तो आपकी हिम्मत नहीं है कि कोई उत्पादन कर, है ना। यहाँ तक कि गन्ना गन्ने का जूस निकालने की मशीन भी खरीदने में मुश्किल आएगी। कोई ऐसे खरीद के रख लेगा? उसके लिए भी पूंजी चाहिए ना कि मशीन कैसे खरीदें। तो पूंजी का सीधा मतलब वही होता है जो हम मशीनें खरीदते हैं, है ना। पूंजी पहले तो वही चाहिए मशीन खरीदने के लिए, क्योंकि बिना मशीन के काम नहीं होगा। ज़मीन तो हो सकता है कि किराया बाद में दे, है ना, किराया उसका बाद में दे सकते हैं, लेकिन मशीन शायद किराए पे नहीं होती, है ना। तो उसके लिए हमें पूंजी लगानी पड़ती है। और श्रम भी मजदूरी बाद में ले। वो हो सकता है कि हम छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हों तो घर के ही लोगों से काम चला लें। और साहसी वो होता है जो इन सबको इकट्ठा करता है ना, जो इतना बड़ा जोखिम उठाता है। जोखिम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जोखिम इसलिए कह रहे हैं कि कभी फ़ायदा भी हो सकता है, कभी नुकसान भी हो सकता है ना। तो वो उस जोखिम को उठाता है कि जो भी होगा हम देखेंगे, है ना। इसलिए उसको साहसी कहते हैं। साहस, इतना बड़ा साहस जुटाता है।
इसलिए उसको साहसी कहते हैं। और एक बात और हमने बताया था कि ये जो क्रम है ऐसा क्यों है, जबकि साहसी तो वो होता है ना जो इन सबको इकट्ठा करता है, फिर उसको बाद में क्यों रखते हैं, ये भी बताया था। इसको बाद में इसलिए कहते हैं कि सबका पहले जो हमारा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट नहीं, जो हमारा प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन का हिस्सा सबको पहले दे दिया जाता है, फिर जो बचता है वो साहसी का होता है, वो चाहे फायदा हो या नुकसान हो, इसलिए साहस को बाद में रखा जाता है। ठीक है, आप तो क्लियर है ना, ये छोटी छोटी बातें क्लियर होनी चाहिए। तो जो ये हो गया, हम प्रोडक्शन के लिए तैयार हो गए, तो हमें लागत लगानी पड़ेगी। लागत लगानी पड़ रही है। सबसे ज़्यादा लागत हमारी कहाँ पे लग रही थी? पूंजी, है ना, पूंजी हमारी लागत है, सबसे ज़्यादा उसी में लगाना पड़ता है। और सब तो हमें स्ट्रक्चर तैयार करने में तो लगाना ही पड़ता है, लेकिन वहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा पार्ट यूज़ होता है। तो चलो, लागत क्या है? उत्पादन करने के लिए साहसी जो भी लागतें लगाता है वो सारा का सारा क्या कहलाता है? लागत, कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट, COST। तुम लोगों को इंग्लिश भी आनी चाहिए, हर एक टर्म की इंग्लिश पता होनी चाहिए, ठीक है। वैसे पता हो या ना हो, बोल पाओ नहीं बोल पाओ वो आपकी मर्जी है, लेकिन टर्म पता होना चाहिए हर एक की। क्योंकि जो पेपर आता है, कोई कंपटीशन का पेपर अगर आता है, तो वहाँ पे आपको एक इंग्लिश दिया जाता है, एक लाइन आपकी इंग्लिश रहेगी और हिंदी में ही रहेगा, लेकिन साथ साथ इंग्लिश में रहेगा। और उसमें कंडीशन लिखी रहेगी कि अगर कोई गलती होती है तो वो इंग्लिश वर्जन से ही देखा जाएगा, हिंदी से नहीं देखा जाएगा। तो इसलिए आपको इंग्लिश पता होनी चाहिए। हिंदी की कभी कभी इतनी कठिन हिंदी दे देते हैं कि वो आप जान ही नहीं पाओगे कि ये क्या है, आते हुए भी नहीं जान पाओगे। इसलिए इंग्लिश हर एक टर्म का पता होना चाहिए। तो लागत वो हो गई जो हम उत्पादन के लिए लगाते हैं। उत्पादन, कुछ भी उत्पादन करने के लिए, कुछ भी उत्पादित करने के लिए हम जो भी लागतें लगाते हैं वही लागतें है ना। जैसे मान लो अभी हमने गेहूँ उत्पादन करने की सोचा किया था, तो उसमें हमें कुछ लगाना पड़ा था, बीज खरीदने के लिए, हाँ हाँ, बीज के लिए, खाद के लिए, जुताई के लिए पैसे देने पड़े थे। तो वही जो है लागत है, यानी उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी हम लागतें लगाएंगे वही हमारी लागत होगी। और उससे संबंधित जो सिद्धांत होंगे वही क्या होंगे? लागतों की सिद्धांत, लागत के सिद्धांत कहलाएंगे। ठीक है, तो लागत के सिद्धांत, पहले तो लागतों का जो वर्गीकरण है उसको देख लेते हैं। ये लागत का वर्गीकरण है, एक होता है मौद्रिक और एक होता है अमौद्रिक। मौद्रिक क्या होता है और अमौद्रिक? इससे तो समझ में आ रहा होगा कि मौद्रिक क्या है, अमौद्रिक क्या है। जब हम कोई उत्पादन करते हैं तो हम केवल पैसों से ही नहीं करते, कुछ और भी, हमारी मेहनत भी, हमारी हिम्मत भी, हमारा दिमाग भी, बहुत सारा कुछ उसमें लगाना पड़ता है ना। तो इसमें जो हमारा अमौद्रिक है वो हमारा स्वयं का श्रम है, जो उत्पादन है, या हम उसको लिखते हैं उत्पादक का श्रम। उत्पादक का श्रम दौड़ धूप करता है। यहाँ पे ये क्या है? मौद्रिक। मौद्रिक का मतलब जो उसने पूंजी लगाया, जो उसने पूंजी लगाया, मौद्रिक है। नगद, उसने जो नगद लगाया, पैसों के रूप में जो लगाया, वो क्या होता है? मौद्रिक होता है, उसको हम मौद्रिक कहते हैं। और जो उसका स्वयं का अपना बहुत सा मनोविज्ञान भी उसमें काम करता है ना, वो सारा का सारा क्या कहलाता है? अमौद्रिक। यानी जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसकी काउंटिंग हम नहीं कर पाते हैं, जिसको कभी हम समझ ही नहीं पाते कि हमने कुछ किया भी। दिन भर दौड़ते हैं लेकिन उसका वेतन कुछ नहीं मिलता। मिलता है क्या? नहीं मिलता।
हमें वेतन किसका मिल रहा है? जो हम यहाँ टीचिंग कर रहे हैं, है ना। इसके अतिरिक्त हम यहाँ से उस बिल्डिंग से यहाँ कितना भी चक्कर लगा लें वो उसमें जोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उत्पादन में सहयोग तो कर रहा है ना, हमारे इस काम में सहयोग हो रहा है उसका, भले ही वो उसका वेतन ना दिया जा रहा है ना। और जैसे हम खेती करते हैं तो खेती हम करते हैं तो सारा का सारा पैसे और लेबरों से ही तो नहीं करवाते हैं, हमें भी तो साथ साथ ट्रैक्टर के चलना पड़ेगा कि हमें खेत दिखाना है कहाँ पर है, उसमें क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है वो भी तो देखना पड़ेगा। तो ये सब क्या है? अमौद्रिक होता है, और मौद्रिक जो हमने नगद लगाया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी एक स्पष्ट लागतें और अस्पष्ट लागतें, ये इस तरह का जो हमने इसको दो भागों में बांट लिया है, मौद्रिक और अमौद्रिक। तो एक स्पष्ट लागत होती है, इसी जो मौद्रिक लागत होती है, हम इसको मौद्रिक या अमौद्रिक कुछ नहीं कह सकते हैं, बल्कि इसको कह लो कि एक अलग इसका वर्गीकरण है कि एक स्पष्ट लागत है, स्पष्ट लागत, और एक अस्पष्ट लागत। स्पष्ट लागत का मतलब है जो कि हमने स्पष्ट रूप से दिया है, इसको हम मौद्रिक कह सकते हैं, इसको हम स्पष्ट लागत को मौद्रिक कह सकते हैं कि जो क्लियर है कि हमने इतना लगाया है, हमने 10 श्रम लगाया है, 2000 रुपये लगाया है, और कुछ और जो लगाया है वो हमारा स्पष्ट है, क्लियर है कि इतना हमने लगाया है। लेकिन क्या उतने में ही उत्पादन हो जाता है? उतने में ही नहीं होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे काम, जैसे ये हमारा अमौद्रिक है, हमने जो श्रम लगाया, जो हमने उसके लिए तरकीबें सोची, जो हमने टेक्निक सोची, वो सब स्पष्ट लागतें हैं, है ना। उसके लिए हमें रात भर जगना पड़ा, इधर से कहाँ कहाँ दौड़ना पड़ा, वो सब अस्पष्ट लागतें हैं। उसकी वो जो लागत है वो क्लियर नहीं होती है क्या? आप लोग जो फीस यहाँ दिए हो वो स्पष्ट है ना, लेकिन जो वहाँ से यहाँ आने में लग रहा है, घर से यहाँ आने में, यहाँ से वहाँ जाने में, प्लस रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो सब आपके क्या है? अस्पष्ट है ना, क्लियर नहीं है कितना लगता है, लेकिन लगता तो है। मोटरसाइकिल से अगर आ रहे हैं तो पेट्रोल लग रहा है ना, जल रहा है, और मोटरसाइकिल का जो पार्ट घिस रहा है वो भी तो आपकी ही जेब से जाएगा, है ना। तो वो सब क्या है? अस्पष्ट है, ठीक है। स्पष्ट और अस्पष्ट लागतें हो गई, और व्यक्त और अव्यक्त, यही को हम जो स्पष्ट लागत है इसको हम व्यक्त लागतें कह सकते हैं। व्यक्त मतलब जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हम दिखा सकते हैं, जिसके बारे में बता सकते हैं। व्यक्त का मतलब होता है कि हम किसी बात को कह सकें, है, अपनी बातों को व्यक्त कर सकें, किसी के सामने व्यक्त करना, वो व्यक्त है। और अव्यक्त का मतलब है यही अस्पष्ट, जिसको हम बता ना सकें। जैसे घर में अगर हम रास्ते में कहीं चोट खा गए तो घर में नहीं बता पाते, है ना, बताते हैं। अगर लग गई है, ब्लड निकल रहा है, कोई पूछ लिया ये क्या है, कुछ नहीं, ऐसे ही है, अरे वो कलर लग गया होगा, कुछ नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं ना, या कोई ना कोई और बहाना निकालते हैं। तो ये अव्यक्त है, मतलब हम कह ना पाएँ उसको, या कहना चाह भी रहे हैं तो स्पष्ट ना कह पाएँ। जैसे मंच पे खड़े हो जाते हैं तो कहना कुछ और है और कहते कुछ और, है ना, अपनी बात को हम व्यक्त नहीं कर पाते। तो वैसे ये लागतें हैं अस्पष्ट लागतें या अव्यक्त लागतें हैं। और हाँ, कह सकते हो कि हम उसको क्लियर नहीं कर सकते, घर में बता नहीं सकते कि हमने चाट खाया था 10 रुपये। तो चलो एक और बात है, जो हम लाभ, सामान्य लाभ यहाँ पे आने वाला है, लागत में नहीं है, लेकिन ये जो सामान्य लाभ है ये आने वाला है। एक लाभ, या हम इसको असामान्य लाभ कहते हैं। ये दोनों एक ही बात है। और एक सामान्य लाभ, जब हम प्रोडक्शन करते हैं
तो हम जोड़ते हैं कि जो लागत है, जो उत्पादन है, इसका डिफरेंस क्या है? करते हैं जो उत्पादन हुआ है और जो लागत आई, क्या डिफरेंस है? अगर डिफरेंस हमारा पॉजिटिव है तब तो हमारा लाभ हुआ है, और अगर बराबर है तो सामान्य लाभ हुआ है, और अगर ऋणात्मक है तो क्या है? हानि। ये समझ में तो आ रहा है ना? तो अब हम देखते हैं लाभ क्या है, असामान्य लाभ। और जो ज़्यादा लाभ हुआ यानी लाभ हो गया तो वो सामान्य लाभ है, और असामान्य लाभ क्या है? सामान्य लाभ क्या है कि ना तो लाभ है ना हानि, और हानि क्या है कि नुकसान हो गया, जितना हमने लगाया था उससे कम मिला है ना। यहाँ ज़्यादा मिला है, यहाँ बराबर मिला, यहाँ कम मिला है। ठीक है, तो अब देखो जो मौद्रिक लागत है, मौद्रिक लागत का सूत्र है बराबर स्पष्ट लागतें प्लस अस्पष्ट लागतें प्लस सामान्य लाभ। क्या क्या? स्पष्ट लागतें, अस्पष्ट लागतें प्लस सामान्य लाभ, 3। ये सामान्य लाभ को क्यों जोड़ रहे हैं? सामान्य लाभ का मतलब है कि जितने हमने लागत लगाया था उतने तो मिला, यानी न लाभ हुआ न हानि, मतलब जो हमारी लागत थी उतना ही आया है, उतना ही हमें मिला है ना। तो कुल मिला के जो लाभ आया है वो हमारी लागत ही है, वो हमारी क्या है? लागत ही है ना। उसको लागत के बराबर कह सकते हैं ना। जैसे हमने लागत लगाया, ये लागत है, और इसके बराबर ही उत्पादन हुआ है, तो ये उत्पादन लागत के बराबर ही है, मतलब हम इस उत्पादन को लागत कह सकते हैं, है ना। हम ये कहेंगे कि लागत ही निकली है, कहते हैं ना, ऐसे सामान्यतः कहते हैं कि लागत ही निकल पाई और नहीं निकला। तो जो हमारा लाभ हुआ है उसको हम लागत ही कहते हैं, इसलिए हमने सामान्य लाभ लिखा है ना। तो ये क्या हो गया? मौद्रिक लागत बराबर स्पष्ट लागतें प्लस अस्पष्ट लागतें प्लस सामान्य लाभ। ठीक, जब हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें हम सीधा सीधा केवल पूंजी ही नहीं लगाते हैं, है ना। उत्पादन के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, साधन ही सब कुछ नहीं होता। जैसे अभी हमने जब पिछले क्लास में पढ़ा था तो वहाँ भी ये देखा था कि एक व्यक्त लागतें होती, एक अव्यक्त लागतें होती। तो जो अव्यक्त लागतें होती हैं, यानी जिनको हम जोड़ नहीं सकते हैं, जिनको सही जिनका मान निकालना बहुत मुश्किल है, वो जो है अव्यक्त लागतें। तो इसमें वही सब लागतें होती हैं, जैसे खुद की मेहनत है, खुद की और जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं, या और जो अलग से लग जाती है। जैसे मान लो आपने जो उत्पादन किया है, उस उत्पादन में जो पर्यावरण को नुकसान हुआ है, आप उसका भी तो कुछ दे रहे हैं। उस पर्यावरण के नुकसान के लिए कुछ ना कुछ आप सरकार को या किसी को पे कर रहे हैं, आसपास के लोगों को किसी को पे कर रहे हैं। ये सब आपका जो सब कुछ जोड़कर होता है, यानी जो अपना खुद का परिश्रम है, अपनी जो खुद के पूंजी है। जैसे हम अपनी पूंजी लगाते हैं तो उसका ब्याज नहीं मिलता हमें ना, मिलता है क्या? नहीं मिलता। अगर किसी दूसरे से लेकर के लगाते हैं तो उसको ब्याज देते हैं, लेकिन अगर हम अपनी पूंजी लगाए हैं तो उसका ब्याज नहीं देना पड़ता है। तो उसका जो ब्याज होता है और जो हमारा श्रम है वो तो है ही, और उसके अतिरिक्त और भी सारे जो उसको उत्पादन करने में जो और प्रयास किए गए हैं, जिनको हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, है ना, वो सब जो है ये हमारी वास्तविक लागतें होती हैं, है ना। वास्तविक लागतें एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट वही है ना जो हम उत्पादन में मौद्रिक लागतों के अलावा, यानी स्पष्ट लागतों के अलावा भी लगाते हैं, वो सारा का सारा हमारा वास्तविक लागत कहलाता है। ठीक है, वो सारी तो आप समझ गए ना
मतलब खुद की भी मेहनत करते हैं, है ना। कभी रात रात भर जाग रहे हैं, यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं, अपने परिवहन का साधन यूज कर रहे हैं, उसका कोई किराया नहीं दे रहे हैं, जो अपनी पूंजी लगी है उसका कोई ब्याज नहीं दे रहे हैं। तो ये सारा जो मिल करके है, ये सबको सब जो है वो हमारा वास्तविक लागत कहलाता है। ठीक है, वास्तविक लागतें कहलाती हैं। तो अब आते हैं मेन अवसर लागत पर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं उत्पादन संभावना वक्र के रूप में, है ना, पीछे पढ़ चुके हैं ना उत्पादन संभावना वक्र के रूप में। वही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वही है अवसर लागत। अवसर लागत का मतलब है कि हम एक के बदले में दूसरा विकल्प, इसीलिए इसको हस्तांतरण आय भी कहते हैं। यानी हम एक छोड़ करके दूसरा विकल्प, जो विकल्प अगर हमारे साथ मौजूद है तो हम ये समझ लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमें चाहें तो ऐसा मान लो कि हमारे पास 60 की लागत है ना। इस 60 की लागत से हम 2 कुर्सी बना ले रहे हैं या एक मेज बना ले रहे हैं। 60 ही लगा करके, 60 रुपये लगा करके हम 2 कुर्सी भी बना ले रहे हैं और 60 ही लगा के एक मेज बना ले रहे हैं, है ना। इसका मतलब है कि जो 60 ये कुर्सी की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 2 कुर्सियाँ, एक मेज की 2 कुर्सियाँ हैं, या 2 कुर्सियों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक मेज है। मतलब अब एक के बदले में जो दूसरा विकल्प हमारे पास मौजूद है उसी को ही हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर है हमारे पास, हाँ, हमारे पास इसके सिवा और भी विकल्प है, अवसर है, इसी को ही हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। जैसे एग्जांपल हमने दे दिया कि 2 कुर्सी है एक मेज है, इससे हम और 60 रुपये में दोनों बन जाते हैं। तो हम चाहें तो 2 कुर्सियाँ बना लें और चाहें तो एक मेज बना लें। तो यही है हमारे पास विकल्प और इसी को ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो इसको देख लें। अब ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो छोटा है, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। मान लो कि 100 रुपया है हमारे पास और इस 100 रुपये में हमारे पास 2 विकल्प हैं। एक है 10 कुर्सियाँ और एक है 6 मेज। ठीक है, 10 कुर्सियाँ हैं और 6 मेज हैं। तो अगर हम केवल कुर्सियाँ ही बनाना चाहते हैं तो पूरा 100 रुपये में हम इतनी कुर्सियाँ बना लेते हैं। मान लो अगर इसकी कोई कीमत हम प्रति कुर्सी लगा लें, 10 रुपये अगर प्रति कुर्सी लगा लें तो हमारे पास कितना 10 रुपये प्रति कुर्सी। तो हमने 10 मेज का उत्पादन कर लिया और 10 कुर्सी का, ये हमारी चेयर और ये टेबल, ठीक है, उत्पादित कर लिया पूरा का पूरा। फिर हम कुर्सी उत्पादित कर रहे हैं, मेज एक भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और अगर हम इसकी 5 ही कर लो, इसके अगर हम 20 रुपये कर देते हैं तो हम पूरे कितना 5 मेज बना ले रहे हैं पूरे 100 रुपये में। 100 रुपये में पूरी मेज बना ले रहे हैं। यानी हमारे पास अगर हम 10 कुर्सियाँ बनाते हैं तो पूरी 10 कुर्सियाँ बना लेते हैं, मेज कोई नहीं बना पाते। और अगर हम 5 मेज बना लेते हैं तो 10 कुर्सियाँ कोई नहीं बनाते, केवल मेज बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 मेज की जो अवसर लागत है वो 10 कुर्सी है, ठीक है। अब इसमें जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कई विकल्प हो सकते हैं, सीधे बैठिए, ठीक है। तो अगर हम इस रेखा को मिला दें तो यही जो है हमारी जो रेखा है यही अवसर लागत रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? यही अवसर लागत रेखा कहलाएगी।
अब इसके हर बिंदु पे कोई ना कोई विकल्प मौजूद है। अगर हम जैसे मान लो यहाँ पर बना रहे हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं हम 9 मेज बना रहे हैं, 9 कुर्सियाँ बना रहे हैं, 9 कुर्सियाँ बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 2 मेज बना रहे हैं, 2 टेबल बना रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम दोनों का सिलेक्शन कर रहे हैं। और अगर हम और विकल्प खोजना चाहें, यहाँ मान लेते हैं 8 कुर्सियाँ बना रहे हैं, तो ये हम मान लेते हैं कि 3 टेबल बना रहे हैं। मतलब इस तरह का कई विकल्प मौजूद है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, अवसर लागत कहते हैं। ठीक है, अवसर लागत जो है किसी एक वस्तु की, कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु की कीमत है। एक वस्तु दूसरे वस्तु की कीमत। कैसे? हम ये 5 मेज से 10 कुर्सियां खरीद रहे हैं, है ना? एक तरह से यही तो है। या हम 10 कुर्सियों से 5 टेबल खरीद रहे हैं, बात तो वही हो गई है ना। यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु की कीमत है, और यही जो कीमत है वही अवसर लागत है। ठीक है, हमारे पास एक विकल्प मौजूद है। हम चाहें तो 10 कुर्सियाँ खरीद लें, मेज कुछ बना लें, मेज कुछ ना खरीदें, मेज कुछ ना बनाएं। अगर 5 मेज बना ले रहे हैं तो कुर्सियाँ कुछ ना खरीदें, कुछ ना बनाएं, है ना? कॉस्ट लगानी, यहाँ बनाने की बात होती तो वो उत्पादन संभावना हो जाता। यहाँ पे किसकी बात है? यहाँ पे टेबल बनाने की है और लगाने की है, मतलब लागत उसमें लगे, वो बात है। ठीक है, तो ये हमारा यही जो है एक विकल्प जो हमारे पास मौजूद है, वही है हमारा अवसर लागत वक्र। इसी को ही हम अवसर लागत सिद्धांत या अवसर लागत वक्र, ये जो रेखा है यही हमारे उत्पादन संभावना वक्र भी है और यही अवसर लागत वक्र